कैसे तुम्हें सुनाए आज़ादी की कहानी। कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आँखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आज़ादी की कहानी। कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आँखों में पानी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। तो प्रस्तुत है आज़ादी की कहानी एंजल्स की जुबानी का भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि 1498 में जब पुर्तगाली यहाँ पहुँचे तो उनकी पहली कोशिश में ही वो व्यापारिक संबंध बनाने में सफल हो गए। उनकी देखा देखी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से यहाँ आ गई और वो भी व्यापार करने लगे। इसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद डच भारत आए। इस तरह से चारों के बीच में एक संघर्ष चला। अब आगे। Yes, ladies and gentlemen, sporting in this educational spectrum, along with AMG Bhakti presents आजादी की कहानी एंजल्स की जुबानी पार्ट 2। शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारी कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन चूमी और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। फिर उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर थॉमस रॉय को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ों को कमजोर किया और साथ ही उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर ली थी और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमाना शुरू कर दिया। उस समय उनका मुखिया था डुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर डुमास को नवाब की उपाधि दे दी और 2000 सवारों का सेनापति बना दिया। सन 1741 में डुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। यह बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपियन वासी था जिसके मन में भारत में यूरोपियन साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय के भारत की 2 कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देसी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे। दूसरा ये कि उस समय लोग राष्ट्रीयता की भावना भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इसी नीति को अपनाया। उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देसी राजाओं को आपस में लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। फिर बाद में मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। यह बात है 1755 की। उस समय
बंगाल में अली वर्दी खान का शासन था। अंग्रेजों ने अमीचंद नामक व्यापारी के साथ मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अली वर्दी खान ने उनकी एक भी न चलने दी। लेकिन अली वर्दी खान अब बूढ़ा हो चुका था। अली वर्दी खान की मृत्यु 10 अप्रैल 1736 को हुई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बढ़ गई। इस जीत में सेनापति मीर जाफर की बड़ी भूमिका थी, जिसने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जागीर सौंप दी। लेकिन मीर जाफर एक भी दिन अपने तख्त पर चैन से नहीं बैठ सका। वह एक कमजोर, अयोग्य और नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वह अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। वह क्लाइव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकता था। अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा ताकि वह उनसे बातचीत करे और उनका दबाव थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने एक नई चाल चली और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया और यह तय किया गया कि मीर कासिम को वजीर बनाकर तमाम अधिकार दे दिए जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बतौर पेंशन दे दी जाए। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के नेतृत्व में संगठित हो जाएं। वो शक्ति थी मराठे। किंतु इसी बीच यानी 6 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना में घमासान युद्ध हुआ। मराठे तो हार गए, पर अब्दाली को जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो अफगानिस्तान वापस लौट गए। इधर मराठे कमजोर हो चुके थे। अब बचे रह गए केवल अंग्रेज, जिन्होंने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। एक कंपनी ही तो थी, तो इन्होंने भारत जैसे विशाल देश पर अपना शासन कैसे किया? मैं एक गीत के माध्यम से आप लोगों को ये बात समझेंगे? जब इजाजत भारत ने मेरे भारत ने यूरोप में उद्योग क्रांति आई, पुर्तगाल और डच को किनारे किया, इंग्लिश और भारत में बनवाई। देता न मानियूं भारत तो औद्योगिक उत्थान मुश्किल था। यूरोप में भारत की दौलत का यूं अंबार लगाना मुश्किल था। कंपनी जब पहले आई आकर्षक तो फैलाई, धरती चूमी सम्मान किया, देखा जो करिश्मा दौलत का, संकल्प साम्राज्य विस्तार किया, घटनाक्रम फिर आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। पहले क्लाइव फिर हेस्टिंग्स बढ़े, षड्यंत्र रचे और फूले फले, भारत की दौलत पे फूले फले। तो क्यों हो गए? हौसला। भारत से तिजारत भी जहां,
चरित्र अपनाते थे। वासी बक्सर के युद्ध को भी सब धोखा ही बतलाते थे। जिसे देख चुकी सारी दुनिया हो, जिसे देख चुकी सारी दुनिया, वही सच फिर से दिखलाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। भारत से तिजारत दी जहाँ, व्यापारी तो क्या दिल में शासन का सपना था। यहाँ काम अभी तक घर घर में, हर हाथ में अपना कौशल था। कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, मैं नित नित यही सुनाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। इतना लालच खेती को भी व्यवसायक में तू करवाते थे। कोई चाय कॉफी और नील नहीं, वो अफीम तक उगवाते थे। जो जुर्म किसान ने सहन किया, जो जुर्म किसान ने सहन किया, वो सोच के मैं थर्राता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। तिजारत दी जहाँ, for the British conquest of the whole of India gradually during the next 100 years. Mir Jafar was proclaimed the Nawab of Bengal. As per the agreement, Mir Jafar granted to the company the right to tax-free trade in Bengal, Bihar and Orissa. The company also received zamindari of 24 parganas near Calcutta. After successive defeat at the hands of British, Mir Qasim led the Awadh. There he formed a confederacy with Shah Alam II, the Mughal Emperor, and Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh. Even their combined forces were badly defeated in the Battle of Buxar in western Bihar on 22nd October 1764. This led to the signing of Treaty of Allahabad in 1765. The period from 1767 to 1805 saw a rapid growth and expansion of British territories and power. During 1767 and 1804, 4 Anglo-Mysore wars were fought, which brought Mysore under British control. The Fourth Mysore War was very short and decisive. Tipu's capital, Seringapatam, was captured by the British. The Tiger of Mysore, died while defending his capital. The Marathas has become very powerful by the middle of the 18th century. Under the leadership of Shivaji, they even challenged the Mughal Empire. But they received a setback when they were defeated by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali in the Third Battle of Panipat in 1761. Then there were 4 centers of Maratha power. Gujarat was under the Gaekwads, who ruled from Baroda. Bhosles ruled from Nagpur. A part of Malwa was under the Holkars,
who ruled from Indore, and the rest was under the Scindias, who ruled from Gwalior. The Peshwa was the head of the Maratha Confederacy. The British supported the aging Raghunath Rao for Peshwaship, whereas rest of the Marathas under the leadership of Nana Fadnavis supported Madhav Rao II. As a result, First Anglo-Maratha War took place between these two sides. 3 Anglo-Maratha wars were fought between 1775 and 1818. The Third Anglo-Maratha War completely destroyed the Maratha power. As mentioned earlier, the British had come to India as traders. Gradually, the situation started changing, especially after the battles of Plassey and Buxar. The company captured some territories and also got down right to collect taxes. Agriculture was the main occupation of the Indians. Thus, the chief source of income of the government continued to be land revenue. The British introduced many systems for collecting revenue from the farmers, but all of them were very oppressive. The Zardari system was introduced during the tenure of Warren Hastings. It is also known as the system of auction because land was given to the highest bidder. Permanent settlement. Lord Cornwallis made some improvements to remove confusion in the Zardari system. Since he himself was a landlord in England, his idea was that of fixing the land revenue at a permanent amount. He introduced permanent settlement in Bengal, Bihar and few areas in 1793. Ryotwari system. The Ryotwari system was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas. Subsequently, it was developed by Thomas Munro and introduced in Madras and Bombay presidencies. Under the system, cultivator remained the owner of land as long as he paid the land revenue. Land revenue was revised after every 20 to 30 years. Meherwari system. In 1822, a new land settlement was introduced on a temporary basis. It was introduced in the Gangetic Valley, northwest provinces, Punjab, and parts of central India. It was devised by Hall Mackenzie, who felt that village was an important unit in North Indian society. Under this system, a community unit named Mahal was constituted. It is known as Meherwari system. India wealth was being taken away to England in the following forms. Salaries payable to the officers of the company. Payment to the British troops and army officers stationed in India. Profits of the British trading agencies. Dispatch of saving to England by British personnel posted in India. Bribes and gifts realized by the company officials. The British economic policy in India started being governed by the needs of the British industries. Hence, the area of cultivation of such cash crops as indigo, cotton, tea, coffee, and jute expanded. We have also mentioned this in the song दे दी जब इजाजत भारत ने मेरे भारत ने. The author Deenbandhu Mitra wrote a play Neel Darpan depicting the plight of the ryots and exposing the planters' operation. We conclude part 2 here. We shall soon be with you with the next episode of part 3 of Azadi Ki Kahani Angels Ki Zubani. Till then, keep watching, keep supporting and keep sharing and keep sending your views. जी हाँ, हम बहुत जल्द अगला एपिसोड लेकर आपके साथ होंगे। तब तक पार्ट 2 देखते रहें और अपनी राय भेजते रहें। तब तक के लिए आज़ादी की कहानी एंजल्स की टीम की तरफ से नमस्कार।